नमस्कार। टीम एजुकेशन इंडिया ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में मैं अंकित सिंह विज्ञान विषय के साथ एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं समझ सकता हूं कि आप सभी लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स हो रही होंगी वीडियोस को लेकर कि कुछ लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज पूरी संस्था जो है शिफ्ट हो रही है और उस क्रम में कल ही से आपको जितनी भी क्लासेस हैं वो लाइव आपको मिलने लगेंगी। लाइव क्लासेस न होने की वजह से जो है हम लोग जितनी भी क्लासेस हैं उसको जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज बस केवल आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा। कल से जो है सारी क्लासेस जो है नियमित रूप से और उसी टाइम जिस टाइम आपका टाइम टेबल सेट किया गया है कि किस टाइम जो है कौन से अध्यापक किस विषय को पढ़ाएंगे, उसी टाइम जो है वो आपके सामने जो है लाइव हो जाएंगे और आपकी पढ़ाई जो है सुचारू रूप से चलने लगेगी। बात करते हैं थोड़ा सा टॉपिक पे। तो कुछ लोगों ने कहा था कि जैसे कि एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से पूछ दिया गया था, सेल के चैप्टर से, और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि काफ़ी लोगों ने वहां पे आंसर सही किया होगा, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया। इसके अलावा कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, डीएनए का प्रकार पूछा था। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि डीएनए का कौन सा प्रकार कोशिका के अंतर्गत जो है पाया जाता है। काफ़ी लोगों ने कमेंट्स भी किया था, तो उनके कमेंट्स को हमने देखा था। तो उसमें एक डीएनए होता है जिसका नाम होता है जेड डीएनए। ठीक है, जेड डीएनए आप लोगों ने ये ऑप्शन देखा होगा, जेड डीएनए। तो जेड डीएनए जो होता है वो सभी स्तनधारियों में ये प्रायः उनकी कोशिकाओं में पाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये जेड फॉर है क्या, ये जेड क्या है? तो जेड का मतलब होता है, जेड का मतलब यहाँ पे है जिगजैग। क्या है? जिगजैग होता है। जो डीएनए हमारा होता है, जिगजैग का मतलब क्या होता है? अगर कोई ऐसी संरचना है जो इधर ऐसी कुंडलित हुई हो, इस संरचना है जिसका पथ मार्ग जो है वह निश्चित नहीं है, उसको हम कहते हैं जिगजैग मोशन। आगे चलकर जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे ब्राउनियन गति आपको समझाया जाएगा। तो जैसे एक अणु होता है पानी में, वो जिगजैग मोशन करता है, तो ठीक उसी प्रकार से ये डीएनए जो होता है वो जिगजैग मोशन करते हुए आगे बढ़ता रहता है, या इस तरीके की संरचना पाई जाती है। इसी वजह से जो है इस प्रकार की संरचना को ZDNA कहा जाता है। यही सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो आशा करता हूं इस चीज से आप सहमत हो गए होंगे कि जेड क्या है। यहाँ पे जेड जो है प्रोनाउंसिएशन किसको कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है? तो जिगजैग को जो है डिनोट कर रहा है, और जिगजैग का मतलब होता है जिसकी कोई निश्चित संरचना न हो। चलिए आगे चलते हैं और आज शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर पर। देखिए, हमने आपको पब्लिकली एक क्लास पढ़ाया जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र, और विधिवत रूप से पढ़ाया है, लेकिन उसका एक सेगमेंट छूटा हुआ है। तो आज मैं डाइजेस्टिव सिस्टम को जो भी पब्लिक पढ़ाया है हमने, उसको आप देखे होंगे, काफ़ी आप लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूं। इसके अलावा आज मैं एक नए तरीके से आपके सामने जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र को प्रस्तुत कर रहा हूं, तो ध्यान से आप कंसंट्रेट होकर मेरी बातों को समझने और सुनने का प्रयास करिएगा, क्योंकि 2-3 चैप्टर शुरुआत के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि सेल आपने पढ़ा, साइटोलॉजी पढ़ा, दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके पश्चात ब्लड। ठीक है, ये 3 चैप्टर इधर के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आपके दैनिक जीवन से भी जुड़े हुए होते हैं ये चैप्टर। इसके बाद आगे चलकर जब न्यूट्रिशन के बारे में हम बात करेंगे तो वो भी चैप्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। शुरुआत करते हैं किसका? डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो आज मैं केवल और केवल आपको इसकी कुछ मूलभूत चीजों के बारे में बताने का प्रयास करूंगा, इसके कॉन्सेप्ट को बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, उसके पश्चात जो है नेक्स्ट सेगमेंट पे हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। याद रखिएगा, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए तो पाचन जो पूरा चैप्टर है, एक बड़ा चैप्टर है जो है, वो सारी चीजें जो है आपकी मुट्ठी में आ जाएंगी। एक चीज को जो है, पूरे चैप्टर को जो है आप एक जगह पे लाके सेंट्रलाइज कर सकते हैं। कैसे सेंट्रलाइज करेंगे, समझने का प्रयास करते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में आपसे पूछूं कि पाचन क्या होता है, यानी कि किसको हम डाइजेशन कहते हैं, किसको हम डाइजेशन कहते हैं, तो पाचन की जो परिभाषा एनसीईआरटी ने दिया है उसके अनुसार जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ने की जो क्रिया होती है उसको पाचन कहा जाता है, उसको डाइजेशन कहा जाता है। ये एक डिफिनीशन दिया गया है, एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है, अगर मैं बात करूं कि हम क्यों जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ रहे हैं, क्यों हम कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं,
तो जब ये चीज आपको समझ में आ जाएगी तो पाचन की परिभाषा भी जो है आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगी। देखिएगा, अगर हमने एक सिंपल आपको बताया था कि अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे आप रोटी खाते हैं, ठीक है, रोटी, तो रोटी की प्राप्ति किससे होती है? तो आप कहेंगे कि सर रोटी की प्राप्ति जो है हम आटे से होती है, ठीक है, आटे से होती है। आटे को गूंथते हैं आप, तो उससे रोटी बनती है। उसके पश्चात आटे की प्राप्ति किससे होती है? तो आप कहेंगे कि सर गेहूं, ठीक है, गेहूं से हमको आटे की प्राप्ति होती है। और जब आप रोटी खाते हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट और वसा की प्राप्ति होती है। तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अगर आप रोटी से कार्बोहाइड्रेट और वसा की प्राप्ति कर रहे हैं, तो अगर आप गेहूं खाएंगे तो गेहूं से भी आपको कार्बोहाइड्रेट और वसा की प्राप्ति होगी, निश्चित रूप से होगी, और उससे कहीं अधिक बेहतर होगी। अधिक मात्रा में जो रोटी आप खाते हैं, रोटी से अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और वसा किससे प्राप्त होगा? गेहूं से। डायरेक्टली आप गेहूं चबाना शुरू कर दीजिए, रोटी खाने का झंझट ही छोड़िए। क्यों? क्योंकि आप गेहूं को लाएंगे, फिर उसको पीसने का कार्य करेंगे, फिर आटे के रूप में तब्दील करेंगे, गूंथेंगे, फिर उसके पश्चात अपने गैस को खर्च करेंगे, रोटी की में तब्दील होगा, उसके पश्चात तो आप खाएंगे, तब जाके आपको कार्बोहाइड्रेट वसा मिलेगा। तो आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? आप डायरेक्टली गेहूं खा लीजिए। आप चावल खाते हैं, ठीक है, चावल खाते हैं, तो चावल को आप क्या करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं? चावल को आप प्राप्त करते हैं धान से। किससे प्राप्त करते हैं? धान से। और चावल से कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो आप चावल को न खाकर सीधे खेतों से लाइए धान और उसी धान को खा लीजिए, उससे भी कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो क्यों नहीं आप खा सकते हैं? तो ये सवाल जो है थोड़ा सा आपको अजीबोगरीब लग रहा होगा कि मैं ये क्या बातें कर रहा हूं कि आप धान खा लीजिए या गेहूं खा लीजिए, आप रोटी या चावल खाना छोड़ दीजिए। ये मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप क्यों नहीं गेहूं और धान खा रहे हैं, तो आप तमाम प्रकार के एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देंगे कि सर गेहूं हमको अच्छा नहीं लगेगा, गेहूं के पाचन में हमको दिक्कत हो जाएगी, धान हमको अच्छा नहीं लगता, धान हम कैसे खा सकते हैं, हमारे स्वाद के यह अनुकूल नहीं होगा। तमाम प्रकार के आप एक्सक्यूजेस देते हैं। लेकिन जब गेहूं को आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर लेते हैं रोटी के रूप में, अपने अनुसार जब इसको आप बदल लेते हैं, तो अब आप इसको ग्रहण कर लेते हैं। धान को जब आप सिंपल रूप में बदल लेते हैं, चावल के रूप में बदल लेते हैं, पका लेते हैं अच्छे तरीके से, उसके बाद आप ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अब आपके मुफीद हो गया है, आप इसको अच्छे तरीके से खा सकते हैं। तो जब आप भाई अपने तरीके से भोजन को बना रहे हैं, तभी उसको ग्रहण कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर जो होती है, यह किससे मिलकर बनी होती है? यह मिलकर बनी होती है सेल से, कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो सेल भी ठीक उसी प्रकार से कार्य करती है जैसे आप कार्य करते हैं। आपको जैसे गेहूं धान से मतलब नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारी कोशिकाओं को रोटी और चावल से मतलब नहीं होता है। आप 5 रोटी खाइए या 500 रोटी खाइए, आपको 0 एनर्जी मिलेगी। आप 1 थाली चावल खाइए या 50 थाली खा लीजिए, आपको एनर्जी 0 मिलेगी। कब तक? जब तक यह कोशिकाओं के अनुकूल नहीं हो जाता। कोशिकाओं के अनुकूल नहीं हो जाता, तब तक कोशिकाएं उसको एडॉप्ट नहीं करती हैं, कोशिकाएं उसको ग्रहण नहीं करती हैं। और अगर कोशिकाएं उसको ग्रहण नहीं करेंगी तो वह एनर्जी का उत्पादन नहीं करेंगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपके सामने 10 बोरा धान पड़ा रहे, क्या आप खा लेंगे उसको? नहीं। जब तक आप उसको चावल में नहीं बदल देते हैं, तब तक आप उसको ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारी सेल इस रोटी और चावल को नहीं समझती है। वह समझती है किसको? वह समझती है ग्लूकोज को। किसको समझती है? ग्लूकोज को समझती है। जब ग्लूकोज इसको मिल जाता है, तब कहेगा ठीक है, अब तुम मेरे पास आओ। और जब ग्लूकोज इस सेल के अंदर प्रवेश करेगा, तो बाकी कहानी आपको हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत बताया है कि ग्लूकोज पहुंचेगा, ऑक्सीजन आएगा, और ये सेल जो है यह एटीपी का उत्पादन करेगी, एडिनोज ट्राइफॉस्फेट का उत्पादन करेगी, अर्थात ऊर्जा का उत्पादन करेगी। तो इसी वजह से
इस जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदला जाता है। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि ये जटिल और सरल क्या होता है। अब सारी चीजें अब आपको क्लियर फॉर्म में समझ में आ जाएंगी, तो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। पहली चीज आपको समझ में आना चाहिए, पाचन क्या होता है। तो पाचन यानी कि डाइजेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप लिखेंगे जल और एंजाइम, ठीक है, जल और एंजाइम। आगे मैं बात करूंगा जल एंजाइम क्या उपस्थित होता है। जल और एंजाइम की सहायता से भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलने की क्रिया को सरल अणुओं में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है, डाइजेशन कहा जाता है, पाचन कहा जाता है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे जल और एंजाइम के बारे में। अभी इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि जल या एंजाइम क्यों जरूरी होता है। अब यहाँ पे हमने आपको बताया है कि जटिल अणु भोजन का कौन सा है, ये दोनों चीजें आप समझ लीजिए। अगर मैं जटिल की बात करूं कि जटिल अणु कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स अणु कौन सा होता है और सरल अणु कौन सा होता है। सरल, देखिए अगर आप चावल खाते हैं या रोटी खाते हैं या दाल खाते हैं तो मुख्यतः 3 प्रकार के पोषक पदार्थ आपको प्राप्त होंगे। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा। मान लीजिए आपने चावल खाया, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो गया। मान लीजिए आपने रोटी खाया, वसा प्राप्त हो गई। मान लीजिए आपने दाल का प्रयोग किया तो आपको प्रोटीन मिल गया, ठीक है। तो ये भोजन के जटिल अणु होते हैं। किसके संदर्भ में? कोशिकाओं के संदर्भ में। याद रखिएगा हम बात किसको कर रहे हैं? सेल के ही विषय में बात कर रहे हैं, क्योंकि सेल को ही फोकस हम कर रहे हैं, क्योंकि अंतोगत्वा सेल ही हमारे शरीर में कार्य करता है। हमने आपको बताया है पहली ही लाइन कि कोशिका जीवन की एक संरचनात्मक एवं कार्यात्मक फंक्शनल यूनिट होती है। यानी कि हमारे शरीर में कार्य कौन करता है? तो हमारे शरीर में कार्य करता है कोशिकाएं। कोशिकाएं ही अंतोगत्वा ऊर्जा का उत्पादन करेंगी। जब तक ऊर्जा नहीं मिलेगी कोशिकाओं के द्वारा तब तक हमारा शरीर कार्य नहीं कर सकता है। हमारे हाथ का, ये मैं लिख पा रहा हूं इस बोर्ड पर, क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में पाई जाने वाली ये कोशिकाएं जो है वो कार्य कर रही हैं। अगर कोशिकाएं यहां पे ऊर्जा न रहे, टीपी न रहे तो ये कार्य नहीं कर सकती हैं। तो कोशिकाओं के लिए ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जिसको हम खाते हैं पीते हैं वह जटिल अणु के रूप में होता है। लेकिन जब इस कार्बोहाइड्रेट को हम ग्लूकोज में बदल देते हैं, किस में बदल देते हैं? ग्लूकोज में बदल देते हैं। जब इस वसा को हम फैटी एसिड में बदल देते हैं, और जब इस प्रोटीन को जब हम अमीनो एसिड में बदल देते हैं, किसमें? अमीनो एसिड में बदल देते हैं, तो हम कहेंगे कि ये जटिल भोज्य पदार्थ जो है यह सरल भोज्य पदार्थ में तब्दील हो गया है, बदल गया है। एक चीज यहां से आप काउंट कर सकते हैं, क्या? थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप ये पाएंगे कि ये सरल है। कौन? ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, और इसका जटिल रूप क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, अंडरस्टूड होना चाहिए कि यही ग्लूकोज जो सरल है, यही जब आपस में मिलते होंगे तो यह जटिल रूप में तब्दील हो जाते होंगे। और किस में तब्दील हो जाते होंगे? तो कार्बोहाइड्रेट में। अर्थात कार्बोहाइड्रेट कैसे बना? तो ग्लूकोज के अणुओं को आपस में मिलाने से कार्बोहाइड्रेट बना। ये वसा का निर्माण कैसे होता है? तो वसा का निर्माण होता है फैटी एसिड के मिलने से। फैटी एसिड यानी कि वसी अम्लों के मिलने से वसा का निर्माण होता है। और प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है? अमीनो अम्लों के मिलने से। अमीनो एसिड, कई अमीनो अम्ल आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है। या प्रोटीन की छोटी इकाई सबसे क्या होती है? अमीनो अम्ल। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था और इसको हमने बताया भी था आपको जब आपको प्रोटीन संश्लेषण के बारे में बता रहे थे। तो हमने आपको बताया भी था
ठीक है। तो प्रोटीन का जो निर्माण होता है यही अमीनो एसिड के मिलने से बनता है। या दूसरे तरह से क्वेश्चन अगर बनेगा कि प्रोटीन की छोटी इकाई क्या होती है, तो अमीनो एसिड। वसा की छोटी इकाई क्या होती है, सबसे छोटी इकाई, तो फैटी एसिड। और कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो ग्लूकोज होता है। तो ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। और यहीं पे एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा सारांश, सबसे बड़ा सेंट्रल थीम क्या है? सबसे बड़ा सेंट्रल थीम ये है कि हम इसी कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन को ग्रहण करेंगे। यही जटिल है। और जब तक इसको तोड़ेंगे तब तक इसको तोड़ेंगे, ठीक है, तब तक इसको तोड़ेंगे जब तक ये ग्लूकोज फैटी एसिड अमीनो एसिड में न कन्वर्ट हो जाए। यानी कि तब तक इसको तोड़ते रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते रहेंगे। कब तक तोड़ते रहेंगे? जब तक यह ग्लूकोज में न बदल जाए। इस वसा को तब तक तोड़ेंगे जब तक यह फैटी एसिड में बदल ना जाए। और प्रोटीन को तब तक तोड़ते रहेंगे जब तक यह अमीनो एसिड में न बदल जाए। और जैसे ही ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज फैटी एसिड अमीनो एसिड में, आप कहेंगे कि पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। जहां कहीं भी आपको ग्लूकोज फैटी एसिड अमीनो एसिड प्राप्त हो जाए, आप कह दीजिएगा कि वहां पे पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, अब वहां पे रुक जाना चाहिए। तोड़ने के लिए का फीलिंग आपको आ रही होगी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से पाचन की प्रक्रिया भी होती है। तो तब तक ये एंजाइम और जल तोड़ता रहता है, तब तक तोड़ता रहता है जब तक ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में ना, वसा जो है फैटी एसिड में, और प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में ना बदल जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण आपको हमने कॉन्सेप्ट बताया है। और इसी पूरे कॉन्सेप्ट पे ये पूरा चैप्टर जो है सॉल्व होगा। इस पूरे चैप्टर की जो मेन कहानी है वो इतनी है। और मैं आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज यहां पे याद रखिएगा कि जटिल अणु सरल अणु में ऐसा नहीं है कि तुरंत टूट जाएगा ना। अगर कोई बड़ा अणु है तो हो सकता है पहली बार वो थोड़ा सा छोटे टुकड़े में टूटे, हो सकता है उसके बाद थोड़ा सा और छोटे टुकड़े में टूटे, और हो सकता है उसके बाद ये सबसे छोटे टुकड़े में टूट जाए। तो हो सकता है कई प्रक्रियाओं से गुजरने के पश्चात ही जटिल अणु जो होता है सरल अणुओं में टूटता है। तो ठीक उसी प्रकार से पाचन की प्रक्रिया भी जो होती है वह भी धीरे धीरे प्रोसेस, पहले थोड़ा सा आधा तोड़ा जाता है, फिर उसके बाद और तोड़ा जाता है। कब तक? जब तक ये इसमें न बदल जाए। तो इन सारी चीजों पे आगे हम बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे पाचन की प्रक्रिया संपादित होती है। आगे यहाँ पे दो शब्द लिखा गया है कि जल और एंजाइम की सहायता से। तो जल के विषय में आप सभी लोगों को पता होगा कि जल यानी कि वाटर जो है हमारे मेटाबॉलिज्म फंक्शन में, हमारी उपापचयी क्रियाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। उपापचयी क्रियाओं का क्या काम होता है वो आगे चलकर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे सवाल होता है एंजाइम को लेकर, ठीक है। एंजाइम, तो थोड़ा सा एंजाइम के विषय में समझ लेते हैं कि एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम के बारे में हम आगे पीछे भी डिस्कस कर लिए हैं। फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं और आगे भी रिपीट करूंगा, क्योंकि एंजाइम आगे भी आएगा जब आपको एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाएंगे। तो एंजाइम के विषय में याद रखिएगा कि यह एक प्रकार के जैव रासायनिक पदार्थ हैं, ठीक है। एक प्रकार के जैव रासायनिक पदार्थ होते हैं। और ये बने किसके होते हैं? तो जितने भी एंजाइम होते हैं सब के सब किसके होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। तो आप लिख सकते हैं सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ है आयोग के द्वारा। अगर आप पेपर उठाकर देखेंगे तो कम से कम ये 10 बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि सभी एंजाइम प्रायः होते हैं। यही सेंटेंस ही देता है, सभी एंजाइम प्रायः होते हैं। तो क्या होते हैं सभी एंजाइम? प्रायः प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। लेकिन याद रखिएगा सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते हैं। सभी एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं, सभी हार्मोन प्रोटीन नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब एंजाइम का सबसे बड़ा कार्य क्या होता है? जो है पाचन का, ठीक है, डाइजेशन का। इसके बिना पाचन की क्रिया नहीं हो सकती। जहां पे एंजाइम नहीं रहेगा वहां पे पाचन की क्रिया भी नहीं होगी।
एक चीज आप कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा, अगर मैं ये कहूंगा कि यहां पे एंजाइम नहीं पाया जाता है तो आप सीधे तौर पे अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेंगे कि वहां पे पाचन की प्रक्रिया भी संपादित नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि पाचन की प्रक्रिया के लिए एंजाइम का होना आवश्यक होता है, क्योंकि हमने लाइसोसोम के अंतर्गत बताया है कि ये भोजन को तोड़ने का, गलाने का, रोगाणुओं को मारने का भी कार्य ये एंजाइम के द्वारा किया जाता है। अब पाचन की प्रक्रिया को अगर हम समझते हैं तो पाचन की प्रक्रिया 5 चरणों में संपन्न होती है। 5 चरणों में 5 स्टेप होते हैं। 5 स्टेप्स के अंतर्गत जो है ये डाइजेशन की जो क्रिया होती है, पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो संपन्न होती है। कौन कौन सी प्रक्रिया होती है समझते हैं। देखिए पाचन के चरण, अगली आप हेडिंग डालेंगे पाचन के चरण। पाचन के चरण, पाचन के कौन कौन से चरण होते हैं देखिएगा। पहला जो चरण होता है उसे कहा जाता है भोजन का अंतःग्रहण। भोजन का अंतःग्रहण। अभी मैं सारी चीजों को समझा रहा हूं, अभी बस केवल लिखिएगा। दूसरा होता है भोजन का पाचन। दूसरा स्टेप होता है भोजन का पाचन। तीसरा स्टेप होता है भोजन का अवशोषण, एब्जॉर्बेशन ऑफ फूड। भोजन का अवशोषण, अवशोषण, एब्जॉर्बेशन ऑफ फूड। चौथा चरण क्या होता है भोजन का, भोजन का स्वांगीकरण। भोजन का स्वांगीकरण, एसिमिलेशन ऑफ फूड, एसिमिलेशन ऑफ फूड। और पांचवा क्या होता है भोजन का निष्कासन। भोजन का निष्कासन या भोजन का बहिर्गमन, बहिर्गमन। ये 5 स्टेप्स होते हैं। इस 5 स्टेप्स के अंतर्गत, इस 5 स्टेप्स के अंतर्गत जो है ये पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब ध्यान से एक एक चीजों को समझने का प्रयास करिएगा, ये कहना क्या चाहते हैं। पूरा चैप्टर जो है इसी 5 चरण पे जो है सारी चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए जैसे मैं एक रफली डायग्राम बनाऊं पाचन की प्रक्रिया की, ठीक है। तो ये मुख गुहा हो गया, ये ग्रास नली। आगे वाली क्लास में हम आपको विधिवत रूप से इसका फिगर बनाएंगे और समझाएंगे भी। ये अमाशय हो गया, ये ग्रहणी, ठीक है, ग्रहणी हो गया इसको बोलते हैं। उसके पश्चात ये मैं छोटी आंत की संरचना बना रहा हूँ, ये आपकी छोटी आंत की संरचना बन गई। और छोटी आंत के बाद ये जो मैं संरचना आगे की तरफ लेके बढ़ रहा हूँ ये है किसकी संरचना, ये बड़ी आंत, यानी कि ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अगर मैं डाइजेशन की प्रक्रिया के बारे में बात करूं तो पहली प्रक्रिया है भोजन का अंतःग्रहण। जैसे रोटी का एक टुकड़ा हमने मुख गुहा में रखा, अपने बक्कल कैविटी में रखा, इसको बोलते हैं मुख गुहा, इसको कहते हैं बक्कल कैविटी कहा जाता है। तो जैसे ही हम रोटी का टुकड़ा अपने मुख गुहा में रखते हैं, यहां मुख गुहा में भोजन को रखने की जो क्रिया होती है उसको भोजन का अंतःग्रहण कहा जाता है। आसान लैंग्वेज में तोड़कर पढ़ने की कोशिश करिएगा हमेशा। अंतः माने अंदर और ग्रहण मतलब ग्रहण करना, एडॉप्ट करना। तो भोजन को अंदर ग्रहण करना यानी कि मुख गुहा के अंदर रखना जो है ये कौन सी प्रक्रिया होती है, ये भोजन का अंतःग्रहण कहलाती है। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है भोजन का पाचन, ठीक है। दूसरा होता है डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन। तो भोजन का पाचन क्या होता है, जैसे ही हम रोटी के टुकड़े को, ठीक है, ये रोटी का टुकड़ा है, जैसे ही हमने इसको मुख गुहा में रखा तो मुख गुहा से ही पाचन की प्रक्रिया शुरुआत हो जाती है। याद रहना चाहिए कि मुख गुहा से पाचन की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। कैसे होती है वो आगे हम बताएंगे। तो भोजन के पाचन की प्रक्रिया यहाँ शुरुआत होती है और ये पाचन की प्रक्रिया होते होते भोजन जब यहाँ पे आता है, छोटी आंत में आता है, तो ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो भोजन के पाचन की प्रक्रिया शुरुआत होती है मुख गुहा से और समाप्त कहां पे हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में समाप्त हो जाती है। तो ये दूसरा स्टेप रहा कि ये भोजन को जो तोड़ा जाता है, जो जटिल भोजन के अणु हैं उनको जो सरल फॉर्म में तब्दील किया जाता है, बदला जाता है, वो मुख गुहा से लेके कहां पे बदला जाता है, छोटी आंत तक जो है इसको बदल दिया जाता है।
छोटी आंत तक इसको बदल दिया जाता है, बड़ी आंत में जो होता है भोजन का पाचन नहीं होता है। अब तीसरा आता है स्टेप भोजन का अवशोषण, भोजन का अवशोषण, एब्जॉर्बेशन ऑफ फूड। अब हमने आपको बताया कि पाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पाचन का मुख्य उद्देश्य है कि मान लीजिए इस समय मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मान लीजिए ये मेरे ब्रेन की एक कोशिका है, एक सेल है, तो हमारा ब्रेन तभी तक कार्य करेगा जब तक इस ब्रेन के पास ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी। और एनर्जी कैसे रहेगी? जब तक इसके पास ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा, ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा तब तक यह कोशिका जो है यह एटीपी अर्थात ऊर्जा का उत्पादन नहीं करेगी, और जब तक एटीपी का उत्पादन नहीं करेगी तब तक हमारी कोशिकाएं कोई भी कार्य नहीं करेंगी। तो इसका मतलब यह है कि जो पाचन हमने किया है, जो हमने जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ा है, वह कहां पे प्रक्रिया संपन्न हुई है? तो वह छोटी आंत में हुई है। यानी कि वो जो ग्लूकोज है, फैटी एसिड है, अमीनो एसिड है, वो यहां पे मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि पाचन की प्रक्रिया मैं कह रहा हूं कि छोटी आंत में संपन्न हो जाएगा। इसका मतलब जो जटिल अणुओं को हम ग्रहण करेंगे वह यहां तक जाते जाते समाप्त हो जाएंगे, यानी कि ये सरल अणुओं में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन यहां पे ग्लूकोज की आवश्यकता नहीं है। ग्लूकोज तो है इस छोटी आंत के पास, छोटी आंत में इस समय बचा हुआ है, लेकिन इस ग्लूकोज की आवश्यकता यहां पर नहीं है। कहां पे है? कोशिकाओं के पास है। हमारे शरीर की जो भी कोशिकाएं कार्य कर रही हैं उन कोशिकाओं को ग्लूकोज की आवश्यकता है, क्योंकि ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा तो वह एनर्जी में तब्दील नहीं होंगी, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होंगी। तो इस ग्लूकोज को अवशोषित किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? अवशोषण, या सामान्य भाषा में सोखना कहते हैं। तो सोखने का क्रिया या एब्जॉर्बेशन की क्रिया कौन करता है? रक्त। कौन करता है? रक्त करता है, ब्लड। ब्लड ही जो होता है, सबसे बड़ा कार्य क्या होता है ब्लड का? परिवहन करने का, ले जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का होता है। रुधिर का सबसे बड़ा कार्य होता है रुधिर का परिवहन का, चाहे वह ऑक्सीजन का हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का हो, चाहे हार्मोन का हो, चाहे फैटी एसिड का हो, चाहे ग्लूकोज का हो, चाहे अमीनो एसिड का हो, चाहे दवा का हो, चाहे दारू का हो। किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना है, परिवहन उसका करना है, तो उस परिवहन के लिए जिम्मेदार कौन होता है? रुधिर, रक्त ही एकमात्र ऐसा साधन होता है। तो रक्त इसको एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के पश्चात जिस भी कोशिका को आवश्यकता होगी इस ग्लूकोज को वो पहुंचा देगा। ठीक है, ग्लूकोज यहां तक पहुंच गया, कोशिका के बाहर तक, द्वार तक पहुंच गया। ठीक, इस क्रिया को भोजन का अवशोषण कहते हैं। अब चौथा स्टेप होता है भोजन का स्वांगीकरण, एसिमिलेशन ऑफ फूड कहा जाता है इसको। स्वांगीकरण क्या होता है? ये कोशिका तक पहुंच गया ग्लूकोज, लेकिन इस ग्लूकोज को आवश्यकता है कोशिका के अंदर जीवद्रव्य की, जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म, जिसको जीवन का भौतिक आधार कहा था किसने? प्रोफेसर हक्सले महोदय ने। तो इस ग्लूकोज को कोशिका के उपयोग हेतु बनाने की क्रिया को, इस ग्लूकोज को कोशिका के हेतु बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है भोजन का स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहा जाता है। यानी कि ये ग्लूकोज जैसे ही पहुंचेगा यहाँ पे तो क्या होता है? ये एटीपी के रूप में कैसे कन्वर्ट होगा, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? यह स्वांगीकरण कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। और पांचवा स्टेप होता है भोजन का बहिर्गमन, निष्कासन। तो कुछ ऐसे भी जटिल भोज्य पदार्थ बनते हैं, कुछ ऐसे हानिकारक, पाचन की क्रिया होती है तो सारे ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड में ही नहीं बदलेंगे, कुछ हानिकारक पदार्थों का भी निर्माण होता है। तो इन हानिकारक पदार्थों को जो है इस बड़ी आंत के द्वारा मलाशय में इकट्ठा किया जाता है और पुनः उनको शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो नाइट्रोजनी जो पदार्थ होते हैं जिनको शरीर से हम बाहर करते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को, यानी कि जो अवशिष्ट और हानिकारक भोज्य पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर करने की क्रिया को हम भोजन का निष्कासन या भोजन का बहिर्गमन कहते हैं। तो ये 5 स्टेप होते हैं। इन 5 स्टेप के अंतर्गत जो है हम इन सारी चीजों को डिटेल से पढ़ेंगे। एक अभी आज हमने ओवरव्यू दिया है, कि क्या क्या हमको इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। मैं ये चाहता हूं कि ये पूरा चैप्टर आप इस तरीके से पढ़िए कि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी न आए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अमीनो एसिड से भी पूछा गया था और एक क्वेश्चन ये भी पूछा था ट्रिप्सिन को लेकर, एंजाइम को लेकर भी पूछा था। तो ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है और मैं विश्वास आपको दिलाता हूं कि जैसे आपने सेल को तैयार कर लिया होगा, लगभग लोगों ने, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक उसी प्रकार से आप इस चीज को भी
डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मुस्कुराते हुए सारी चीजों को समझ लेंगे। ठीक है, तो कल से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास से, भोजन के अंतर्ग्रहण से कैसे मुख गुहा में पाचन होता है, इन सारी चीजों पे, इन सारी गतिविधियों पे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।